जैसा कि अंत में जो है विलंब के बावजूद राजेंद्र यादव जी से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं हम लोगों से बहुत थी और हम लोगों को, रामदेव भाई को, दिनेश जी को और एक तरह से बहुत चाहते थे कि बहुत कुछ करेंगे और हो सकता है कि अब राम जी चेहरा से हो। ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो मैं एक अध्यापक की तरह ही कहूँगा, हम लोग आलोचना एक शैक्षणिक उपक्रम है, ये हम लोग मान कर चलते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि राजनीतिक कहानी हो सकती है, लेकिन साहित्यिक कहानी भी होती है और जो क्लासिक होगी वही कहानी होगी जो साहित्यिक कहानी होगी। इसी बात को अलग अलग ढंग से मुझे लगता है कि संजय गौतम जी कहने की कोशिश कर रहे थे और कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं गया होगा। रामदेव भाई का बनना जो है साहित्य की आत्मा को आत्मसात करके हुआ होगा, क्योंकि मैं उनके खजाने को जानता हूँ और एक दो पीढ़ी के साहित्य प्रेम से उपजा हुआ है। तो वह कलाकार जो है आपको दिखा होगा कहानी में, और कहानी पढ़ी जाने के बाद अगर अभी भी दिमाग में गुलबा बचा हुआ है और उसकी एक एक हरकत बची हुई है और पात्र बचे हुए हैं, तो पहली सार्थकता तो यही हो गई कि एक कहानी जो है एक संपूर्ण, एक मतलब सिद्ध कलाकार साहित्यकार द्वारा लिखी गई है। यह इसमें तो किसी को आशंका नहीं है। और दूसरी बात उठती है कि राजनीतिक पाठ इसका क्या हो सकता है। हर का चरित्र का कई पाठ हो सकता है, कई रूप हो सकते हैं। झाड़ू अगर मार शुरू हो जाए तो जिस समय झाड़ू लगा रहे हैं उसी समय हम झाड़ू से मारना शुरू कर देंगे, लेकिन झाड़ू से मारा भी जा सकता है, लेकिन झाड़ू लगाने के मतलब सफाई के लिए ही है। तो पाठ की जो संभावनाएं रहती हैं वो बनी रहती हैं, हर उसका अपना द्रव्यमान है, होगा। मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ वह यह है कि रामदेव भाई की कहानी आने के पहले मुझे लग रहा था कि रामदेव भाई तो सज्जन व्यक्ति हैं, संवेदनशील हैं, तो लिखे होंगे तो क्या लिखे होंगे। इन्होंने मुझे भी नहीं पढ़वाया और इधर भेजा उधर भेजा करके मुझे उपलब्ध नहीं है, फिर राम जी भाई नहीं उपलब्ध करवाए। तो मैंने एक काल्पनिक कहानी गढ़ी थी कि ऐसा कलाकार को जानता हूँ तो उसकी कला कैसी होगी, इस तरह की कल्पना मेरे दिमाग में रही। फिर और सुनने के बाद फिर मुझे वही लगा। देखिए, ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि यह भी एक राजनीतिक पाठ है। और ये सोनकर जी का भी कहना यह है कि ये और पाठ की संभावना इसमें है और दूसरे पाठ में वो कहानी होनी चाहिए थी, उसको मैं मान रहा हूँ। लेकिन यह पाठ राष्ट्रवादी कांग्रेसी, कांग्रेस भी तो एक राजनीतिक पार्टी है। राष्ट्रवाद से अगर निकला जो एकता का जो, और उसमें किसी को बुरा ना लगे, जात का नाम न लिया जाए, तो आप इसको क्यों, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कांग्रेस पर इतना विश्वास किया जाए कि उसके अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए। एक संभावना के रूप में वह आज़ादी की साम्राज्यवाद से लड़ते हुए एक पाठ बना है, एक चरित्र बना है देश का। मुझे लगता है कि रामदेव भाई जो उस पर नाम नहीं ले रहे हैं, पहली बात तो यह है कि वो कांग्रेसी पार्ट है। अगर उसको आप राजनीतिक मानना चाहते हैं तो यह कहिए कि कांग्रेसी है। वो एकता चाहती है, वैमनस्य का रोक रही है, फिल्टर लगा के रखा है, जाति का नाम नहीं लगाए हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी संभावना ये है कि यहाँ से लेकर इनके बहुत मित्र, कई नक्सलाइट रहे होंगे, कई जो है क्रांतिकारी रहे होंगे, कई साहित्यकार रहे होंगे टीटी के रूप में, और साहित्यकार के रूप में बहुत से लोग जानते थे, बहुतों को जानते भी न रहे होंगे ये क्या करते हैं। इनका सामाजिक बहुत
तो आप देखेंगे कि इन्होंने कितनी सावधानी से उस कहानी को गढ़ा है कि इधर देख रहे हैं तो दलित पाठ दिख रहा है, उधर देख रहे हैं तो उसका क्रांतिकारी पाठ दिख रहा है, शोषक शोषित दोनों दिख रहा है। तो ये इसको मैं सफलता मानता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने लेकिन जो चीज़ मुझे कहना है, अब यहाँ तक तो रामदेव भाई का पाठ हुआ, पक्ष हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हनुमान जी जो है, रामचंद्र जी पीछे छूट गए। पूजा होती है हनुमान जी की, बनारस में रह रहे हैं, राम मानस मंदिर में बहुत ऐसे देख कर आदमी चला जाता है कि जाता है हनुमान जी के यहाँ। और पूरे सामंतवाद में बहुत सी चीज़ें, ये पूंजी अगर मार्क्सवाद के नज़रिए से देखें तो जितने मूल्य बढ़ने का काल जो है वह सामंतवाद ही है। उसके बाद पूंजी का निर्माण होता है, मूल्यों का निर्माण होता है, वफादारी होती है, उसी में शादी का भी है कि धन संपत्ति अपनी है तो पत्नी दूसरे का बच्चा न पैदा कर दे, मेहनत हम किए हैं तो दूसरे का बच्चा पैदा न कर दे, तो तरह तरह की सती प्रथा, तो पत्नी शुचिता की परिकल्पना, पुण्य वगैरह सब जो है सामंतवाद। सामंतवाद इतना बुरा नहीं, वो सामंतवाद वो मनुष्य ने, कोई ऐसा वाद नहीं है कि जो एक काल है, एक काल है, वो मार्क्सवादी नज़रिए से देखा जा रहा है, लेकिन उसमें मनुष्य जिंदा है, उसने अपने ढंग से उस संरचना को बनाया है। इस तरह से जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम उसके विकास की एक अवस्था के रूप में नहीं देख पाएंगे। तो अब इस कहानी को थोड़ा सा देखें ध्यान से कि पहली बात ये है कि ये कहानी सामंती रिश्तों को, जैसा कि राम सिद्धार्थ जी ने कहा, वह पूरी ईमानदारी से रखती है। अब एक सिद्धांत था, हम लोगों के बचपन तक हम जानते हैं कि अंग्रेज ना आए होते तो हमारे खेत से भाई नाई का अलग जा रहा है, पंडित जी का अलग जा रहा है, वो तो अपने ही खेत में आदमी वो करता था, तो वो तो एक उसकी आलोचना हम उस तरह नहीं कर सकते। वो एक अलग आदर्शवाद था, ये मध्ययुगीन आदर्शवाद था, ये आप कह सकते हैं। तो उसको अब इस तरह से नहीं हम कहेंगे कि उसमें हर चीज़ है। अभी क्या करना है, अभी हमको ये देखना है कि इस कहानी के दो रूप मुझे दिखे, संभावनाएं हैं क्रांति की। आधुनिक वाला जो पक्ष है, मैं देख रहा था कि विश्व बाबू घबरा रहे हैं, बच्चे आवारा टाइप हो गए हैं, शहर में बस रहे हैं, उनको संकट, मुझे तो ये लग रहा था कि उपन्यास लिखते तो ये भी बताते कि विश्व बाबू को खुद ही दुर्दशा होने वाली है और रेहन कर रघु जैसा होंगे वो। तो मुझे उस पात्र में संभावना दिख रही है। वो घबराहट को वो पहले जैसे आदमी कुत्ता किसी को देता है, अच्छा यहीं पर इस पात्र को अगर हम बदल दें, अगर हमें बैल रख दें और धार्मिक व्यवस्था राम जी भाई वाली ख़त्म कर दें, तो जैसे ही बूढ़ा होगा और उसको हम कसाई को दे देंगे, यही ना करेंगे। अगर हम सीधे उस पुराने मूल्य व्यवस्था को हटा दें तो अब तो जो तो नहीं रहा है, अब उसको सबसे अच्छा है कि आप कसाई को दें, वो उसका पैसा लें, तो वही वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रिश्ता जो है, आप ऐसा नहीं समझ रहे, अब आप एक चीज़ को इनकार कर रहे हैं, दूसरे को स्वीकार कैसे करेंगे? जब आप आधुनिक हो गए तो अब यहाँ पर उसको, लेकिन यहाँ पर जो द्वंद्व है ये पीढ़ी का द्वंद्व है। मैं इसको यह नहीं मानता कि वो शोषक की भावना से है, वह पीढ़ी आधुनिकता की पीढ़ी है, पूंजीवाद का युग है। अगर इसको पूंजीवाद और सामंतवाद के संक्रमण काल के दोनों चरणों का दो रूप देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें दूसरे में जो है ये जो बाजारवाद है, विखंडनवाद है और पूंजी की बात की अराजकता है, मूल्यों की अराजकता है। हम उस सिस्टम को छोड़ चुके हैं लेकिन नया सिस्टम बना नहीं पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो उस कहानी में संभावनाएं बहुत हैं। और मुझे लग रहा था कि इसमें रेखा चित्र, मुझे अगर ये बता देते कि ये हमारे गांव के अगल बगल किसी चरित्र का था तो हम महादेवी वर्मा के रेखा चित्र घोषित कर देते, तो रामदेव भाई का रेखा चित्र क्यों नहीं घोषित कर सकते? तो इसको कहानी तो पहले मानना नहीं चाहिए, मैं इसको कल्पना नहीं मानता हूँ। दूसरा ये कि गुलाबो देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, तभी हम मान लेते हैं कि ये रेखा चित्र की तरह है, वास्तविकता है। अब इसमें काल्पनिक परिवर्तन करना, वैचारिक परिवर्तन करना, मुझे लगता है कि वो बात सही है। इसमें संवेदनात्मक ढंग से भाषा में कई संभावनाएं हैं और कई स्तर हैं।
और इसी से मुझे लगा कि इस कहानी का अंत अभी खुला हुआ है, संभावनाशील है। और मुझे डर लग रहा था कि गुलाब के साथ ही ये कहीं कहानी खत्म ना हो जाए, लेकिन इस कहानी का अंत जो है, क्योंकि उसमें आधुनिकता तक ले जाते हैं, फिर उसके और वहीं से आप देखिए कितने प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पर्यावरण नष्ट हो रहा है और मानवीय पर्यावरण नष्ट हो रहा है, संबंधों का पर्यावरण नष्ट हो रहा है। और वो मुझे लगता है कि इस कहानी और विकसित हो सकती थी, अगर उपन्यास में बदलती तो और बेहतर होता, क्योंकि ये चीज़ें अभी इतनी जल्दी से इसका रूप में, इसमें संभावनाएं बहुत हैं। दूसरी बात है कि इसमें सामाजिक विश्लेषण की समाजशास्त्रीय संभावनाएं बहुत है यथार्थ की, और सबसे कम कैंची और कुची रंग पेंट किया है इन्होंने। मुझे लगता है कि देखे हुए का अधिकतम उपयोग है, स्मृति का विश्वसनीय है, यथार्थ। और ये अगर विश्वसनीय है तो उसमें अलग से झूठ बोलने की क्या जरूरत, चाहे वो विचारधारा के नाम पर हो तो क्या उसमें हो सकता है कभी उसमें और कोई चीज़ निकल जाए। कोई झाड़ी आप नहीं जान रहे हैं कि इसमें कौन सा औषधि गुण है, तो उसको बचे तो रहने दीजिए। हो सकता है कि कभी कोई आविष्कार हो जाए कि भाई इसमें और कोई संभावना है। तो मैं इस तरह से नहीं कहूँगा कि उसके पाठ को बदला जाए, अगर ये इसमें एक पूर्व रूप उपस्थित है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक चीज़ और है, हमारी भारतीयता को बहुत कम लोग हम लोगों का अभी भी संस्थाएं विकसित नहीं हो पाई, पश्चिमीकरण नहीं हो पाया, और परिवार संस्था ही बचा पा रही है। यहाँ सीधे सीधे परिवार संस्था एक मानसिक विकलांगों को और अर्थाभाव में ग्रसित एक परिवार, चाहे वो हो सकता है कि भाई स्वार्थ के कारण ही कि इसका वंश न चले, या इसलिए कि चलो ये हिस्सेदार न हो, उसको दे देता है। लेकिन आज भी हम जो है घर का अगर कोई मंदबुद्धि का हो और पागल हो, तो अभी भी इस यथार्थ का अतिक्रमण नहीं कर सकते कि आप पागल खाने में दे दें या सरकार को सौंप दें कि इसकी जिम्मेदारी आपकी है। वो परिवार ही पूरा उस पर निगरानी करेगा, कुएं में न गिरे, झगड़ा न करे, कहीं किसी को मार न दे। तो इस तरह से देखा जाए तो वो उसकी ये कर सकता है, चराता रहे गाय तो गाय के साथ दे देता है। और इसमें भी एक हमारी अभी रियलिटी अविश्वसनीय नहीं होती, क्योंकि अभी भी सब परिवार देख रहा है, नालायक है तब भी देख रहा है, बेरोजगार है तब भी देख रहा है।